जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी डेली एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूर मोगरे और इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें सक्सेस दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट, नाबार्ड, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ एग्जाम। आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और आप पीडीएफ के लिए मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन आता है कि टैक्स बायोंसी का मतलब क्या है। तो एक इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है इफ़िशियंसी और रिस्पॉन्सिवनेस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का जीडीपी ग्रोथ जो होती है उसके रिस्पॉन्स में। दूसरा है कि जो टर्म है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इनकम टैक्स पेएबल को रेफ़र करने के लिए कैपिटल जो भी रेज्ड होता है अनलिस्टेड कंपनीज के द्वारा उसके ज़रिए। और या फिर तीसरा है कि एक मेजर है जिससे कि जो भी प्राइजेस होती है, लेवल ऑफ प्राइस होती है नए या फिर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कमर्शियली यूज्ड प्रोडक्ट्स के, वो बताने के लिए। और लास्ट आता है कि एक सीलिंग है जो कि कंट्री जो है वो क्लासिफाई की जाती है इनकम ग्रुप पर, मतलब जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा इसका इस्तेमाल करके। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए। ये एक इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है इफ़िशियंसी और रिस्पॉन्सिवनेस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का जीडीपी ग्रोथ जो होती है उसके रिस्पॉन्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टैक्स जो है उसे बायोंड कहा जाता है अगर जो भी टैक्स रेवेन्यू होते हैं वो बढ़ते हैं इन रिस्पॉन्स टू राइज इन नेशनल इनकम और आउटपुट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सिनो इंडियन डिजिटल कोलैबोरेशन प्लाजा, इसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो SID कॉप ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा है कि ये एक AI का इस्तेमाल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिससे कि जो इंडियन IT कंपनीज़ है वो साथ में आ सके और चाइनीज़ एंटरप्राइजेज जो है वो एक दूसरे के करीब आ सके। और तीसरा है कि ऑफ़र करता है बाउंड्री लेस मार्केट प्लेस, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, चाइना और इंडिया के बीच में अच्छी तरीके से जो भी मार्केट प्लेस है वो इस्टेब्लिश हो पाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला जो है ये गलत हो जाता है। जवाब रहेगा C 2 और 3। अब थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ थोड़ी ऐसी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिनो इंडियन डिजिटल कोलैबोरेशन प्लाजा ये लॉन्च किया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नास्कॉम के द्वारा और म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स ऑफ गुयांग और डालियन, तो इसके एसोसिएशन के साथ। और इसका इनिशिएटिव का एम क्या है कि जो भी IT कंपनीज़ है भारत की और चाइना के एंटरप्राइजेस है उसे साथ में ला सके और एक मार्केट प्लेस बनाया जा सके, वो भी बाउंड्री लेस। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक पोल फ्लिप्ड हो जाते हैं, मतलब कि इस तरीके की हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो अगर ये नॉर्थ जो है वो बन जाता है साउथ और ये साउथ जो है वो बन जाता है नॉर्थ, फ्लिप हो जाते हैं, तो क्या होगा। तो लाइफ जो है सरफेस पर वो एक्सपोज हो जाएगी लोअर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन के लिए, मतलब जो सोलर रेडिएशन आ रहे हैं यहाँ पर, सूरज के जो रेडिएशन आ रहे हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो कोलैप्स हो सकती है, जो भी सर्वर होते हैं सोलर स्टॉर्म के उससे। और तीसरा है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है वो अफेक्ट हो सकता है प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब अगर चेंज होते हैं तो जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है, पहला जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोअर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हायर, तो इसीलिए ये जो है गलत हो जाता है। जवाब रहेगा 2 और 3। तो देखिए ये अभी काफ़ी चल रहा था कि फ्लिप जो है वो भी होते हैं, है ना, नॉर्थ का साउथ बन सकता है, साउथ का नॉर्थ बन सकता है, तो ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये भी हमें पता रहने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैटेस्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है वो हायर अमाउंट में एक्सपोज हो सकते हैं और इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो कोलैप्स हो जाएगी सर्वर सोलर सिस्टम से। और उसी के साथ साथ जो प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंज होते हैं और चेंज होने की वजह से जो मॉनसून पैटर्न होता है या फिर जो क्लाइमेट है हम बोल सकते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि फिनलैंड जो है ये ओनली नॉर्डिक कंट्री है जो बॉर्डर करता है रशिया के साथ।
अब नॉर्डिक कंट्री जो है वो भी आपको पता रहना चाहिए कौन कौन सी है। और स्वीडन जो है वो वेस्ट में लाई करता है बाल्टिक सी के और गल्फ ऑफ बोथनिया के। अब देखिए यहाँ पर ओनली आता है तो आपको सतर्क हो जाना है, तो यहाँ पर ओनली आ रहा है इसीलिए ये गलत हो जाता है। और दूसरा अगर हम स्वीडन देखते हैं, इसके लिए देखिए मैप प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें एटलास जो है उसकी सेपरेट पढ़ाई करना पड़ता है, इसे सेपरेट एक जो मटेरियल है वो पकड़ के इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। ज्योग्राफी के साथ एटलास जो है कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। इसलिए जब हम सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने पीरियड में ज्योग्राफी करेंगे, इतने पीरियड में इकोनॉमिक्स करेंगे, इतने पीरियड में पॉलिटी करेंगे, तो इसके साथ साथ आपको एटलास के लिए भी सेपरेट एक टाइम देना पड़ता है कि इतने इसमें हम एटलास जो है वो देखेंगे। और बहुत अच्छा होता है कि अगर सुबह जब आप उठते हो तो उठे बराबर अगर आप एक बार वर्ल्ड मैप देख लेते हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि एक बार सुबह जो भी आप देखते हो तो आपके दिमाग में छपता है, और रोज़ अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस है टाइम कितना जाएगा, आपका टाइम जाएगा 10 से 15 मिनट सुबह उठ के अगर आप देखोगे तो। और ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि स्ट्रेट पूछ लेंगे, इस तरीके का सी के बारे में पूछ लेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दूसरा जो है बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा B2 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्डिक कंट्री जो है वो कंसिडर किए जाते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड टेरिटरीज। और नॉर्वे जो है वो भी रशिया को बॉर्डर करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हो स्वीडन है और नॉर्वे है, तो इस तरीके से यहाँ पर फिनलैंड है। तो आपको जो भी ये जो चीज़ें हैं ना ये भी पता रहनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ है और कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज जो है बेसिकली यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, ये भी अच्छे तरीके से आ जाता है अगर हम सुबह देखते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट जो होती है यूनियन टेरिटरीज़ की, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं। अब टोटल हमारे यहाँ पर 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो यहाँ पर उसमें से 4 जो है वो दी हुई है। तो और आप जो बचे हुए हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ पूरे तरीके से बता सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है वो सातों के सातों यूनियन टेरिटरीज़ के नाम ज़रूर बताइए। दूसरा आता है गवर्नर जो है वो एम्पावर है, जिससे कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी मतलब पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर आती है, वो सही है या नहीं है उस शेड्यूल एरिया के लिए अप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अप्लाई उस शेड्यूल एरिया के लिए, तो गवर्नर उसके लिए एम्पावर्ड है। और तीसरा आता है कि प्रेसिडेंट जो एंजॉय करता है सेम पावर जो भी ट्राइबल एरियाज़ है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, तो इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आसाम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है तीसरे में, इसलिए ये जो है ये गलत हो जाता है। बाकी अगर दोनों हम देखते हैं तो बिल्कुल सही है। तो जवाब क्या रहेगा A1 और 2। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट जो है रेगुलेशंस बना सकते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो डायरेक्ट यूनियन के ताबे में आती है, यूनियन जो है उनका वहाँ पर अधिकार होता है, इसीलिए जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर रेगुलेशंस ला पाएंगे। और यहाँ पर 4 यूनियन टेरिटरीज जो है उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशंस ला सकते हैं पीस, प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नमेंट के लिए। उसी तरीके से गवर्नर जो है एम्पावर होते हैं, जो भी पार्लियामेंट एक्ट लाती है कि ये जो पार्लियामेंट का एक्ट है ये इस शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। और अगर तीसरा देखते हैं तो प्रेसिडेंट जो एंजॉय करते हैं सेम पावर ट्राइबल एरियाज़ के लिए, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आर्टिकल 75 जो है उसमें एग्जैक्ट प्रोसीजर दी हुई है कि प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके सिलेक्ट किए जाएंगे और अपॉइंट किए जाएंगे। अब देखिए अगर हम आर्टिकल 75 देखते हैं तो उसमें बस इतना दिया है कि जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अब वो कौन रहेगा, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी बताया हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ पर है प्रधानमंत्री की, कुछ है ही नहीं कि ये उनका ये कुछ भी नहीं है। सीधे तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे। और दूसरा आता है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। बराबर है, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है जिसे हम डी ज्यूरी भी कहते हैं, और वही प्रधानमंत्री अगर हम देखते हैं तो वो रियल एग्जीक्यूटिव है जिसे हम डी फैक्टो भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के ही मेंबर रहना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के भी रह सकते हैं, किसी के भी रह सकते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो 1 और 3 ये इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 75 जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए प्रेसिडेंट की तरफ से, इतना ही बताया गया है, बाकी कुछ बताया नहीं गया है।
और उसी तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो लोकसभा के भी मेंबर रह सकते हैं, राज्यसभा के भी रह सकते हैं। काफ़ी ऐसा है जो राज्यसभा के मेंबर थे और वो हमारे प्रधानमंत्री थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा, मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर थे। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिसेंटली इन्होंने 4 स्पीशीज़ जो है रिकवरी प्रोग्राम में ऐड किया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट वन ऑफ देम? तो इसका सही जवाब है ओलिव रिडली टर्टल। तो ओलिव रिडली टर्टल जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, काफ़ी इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर 17+4 जो है ऐड किए गए, जैसे कि स्नो लेपर्ड है, बस्टर्ड है, डॉल्फिन है, अंगूल है, नीलगिरी थार है, मरीन टर्टल है, दुगोंग है, और उसी तरीके से एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट है, एशियन वाइल्ड बफेलो है, निकोबार मेगापोड है, मणिपुर ब्रॉ एंटर डियर है, वल्चर्स है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इतने सारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सनस्पॉट के बारे में। तो सनस्पॉट जो है डार्कर कूलर एरिया होता है और ये जो सरफेस ऑफ द सन पे पाया जाता है कोरोना रीजन में। दूसरा यहाँ पर आता है कि ये रीजन है जहाँ पर जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो रिड्यूस रहता है और किस वजह से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की वजह से, जो कि कन्वेक्शन को इनहेबिट करता है। तो आपको जब आप सन देखते हो तो उसमें सन के सरफेस पे आपको ब्लैक जो स्पॉट है वो कभी कभी नज़र आते हैं। अब ये जो ब्लैक स्पॉट है ये कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि डार्कर होते हैं, कूलर एरिया होते हैं, लेकिन कोरोना रीजन में थोड़ी होते हैं। कोरोना रीजन मतलब क्या है, तो बाहर का थोड़ा ऊपर का जो एरिया है वो कोरोना रीजन होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है, जो उनका टेम्परेचर रिड्यूस होता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वहाँ पर, इसी वजह से। तो ये इसका सही जवाब जो है बी रहेगा, 2 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनस्पॉट जो है टेम्पररी फिनोमिना है, सन के फोटोस्फीयर में हमें देखने को मिलता है, कोरोना जो है उसमें नहीं देखने को मिलता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो होता है इनहेबिट कन्वेक्शन की वजह से वहाँ पर पाया जाता है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।